हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बाकी के हॉर्मोन्स के बारे में करेंगे। तो जो हमारा सिक्स्थ ग्लैंड है दैट इज द थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो एक न्यू बॉर्न बेबी में या इन्फेंट्स में तो बड़े साइज का होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो इसका जो साइज है वो कम होता जाता है। या आप ये कह सकते हो कि जब एक बच्चा पुबर्टी की एज पे पहुंचता है तब इसका साइज काफी हद तक रिड्यूस हो चुका होता है और अब ये अपना 70 to 80% फंक्शन भी परफॉर्म कर चुका होता है और उस टाइम वो एक डोरमेंट स्टेट यानी कि इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। बट फिर भी ये एज ओल्ड पीपल में भी मतलब मौजूद रहता है, बट डीजनरेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब इसका साइज बहुत ही ज्यादा श्रिंक होता जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो हमारे अंदर थाइमस ग्लैंड से बनने वाला जो हार्मोन है थाइमोसिन, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। तो इट मीन्स थाइमस का जो मेन रोल आता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में आता है। हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, एक होते हैं टी सेल्स और एक होते हैं बी सेल्स। तो टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन करना और उससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट करना, ये काम थाइमस ग्लैंड का होता है। तो इसी वजह से इससे जो हार्मोन बनता है थाइमोसिन, दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। और अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की तो ये हार्ट और अओर्टा इन दोनों के बीच में पाया जाता है और डोर्सल साइड यानी कि बैक साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। अब इसके अलावा दूसरा फंक्शन है कि एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस करता है और हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देखोगे कि दो टाइप की इम्यूनिटी है, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो क्या होती हैं इसकी डिटेल आप 12th क्लास में करोगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए दो सेल्स होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो टी सेल्स हैं वो थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उनको टी सेल्स बोला जाता है, और जो बी सेल्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, इसलिए उनका नाम बी सेल्स है। तो ये दोनों सेल्स हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर तो इम्यूनिटी टी सेल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर आप CMI भी बोल सकते हो। लेकिन अगर वो इम्यूनिटी बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है तो उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में कोई बाहर का एजेंट घुस जाता है तो उसे हम बोलते हैं एंटीजन। तो उस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं जो उस एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो एंटीबॉडीज बनाने का जो काम है वो बी सेल्स का होता है। तो जब ये थाइमस ग्लैंड बी सेल्स को प्रमोट करता है तो उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, और अगर ये टी सेल्स को प्रमोट करता है तो उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये ग्लैंड किडनी के ऊपर पाया जाता है। जैसे हमारे अंदर दो किडनीज होती हैं तो ये दोनों किडनीज के टॉप पे प्रेजेंट होता है, उसके इंटीरियर पार्ट मतलब आगे वाले पार्ट की तरफ प्रेजेंट होता है। अब हमारी जो किडनी है, अगर आप थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर रिवाइज करो जो हम लोगों ने एलिमिनेशन वाले लेसन में किया था, तो किडनी में दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। एक होता है एड्रीनल मेडुला जो उसका सेंट्रल पार्ट है। जैसे अगर ये आपकी किडनी है और आप इसकी बाउंड्री छोड़ दो तो इसके बाद जो अंदर वाला पार्ट बचता है दैट इज द मेडुला, और इसके साइड वाला जो पार्ट है दैट इज द कोटेक्स, मतलब जो बाउंड्री है। तो मेडुला की अगर हम बात करें तो एड्रीनल मेडुला में दो टाइप के हॉर्मोन्स बनते हैं। एक बनता है एड्रीनेलिन जिसका दूसरा नाम एपिनेफ्रिन भी है, और दूसरा हार्मोन है नोर एड्रीनेलिन जिसको नोर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और ये दोनों हार्मोन्स मिलके कैटेचोलामाइंस कहलाते हैं। तो जनरली जो ये एड्रीनलिन हार्मोन है इसको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी में सुना हो तो इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी तरह के स्ट्रेस में होते हैं या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, मान लो आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मान लो आपका रिजल्ट आने वाला है या आपको डर लग रहा है, किसी चीज से घबराहट हो रही है, तो उस सिचुएशन में ये हार्मोन हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं, या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट की मतलब हम डर में है या लड़ाई कर रहे हैं या उड़ रहे हैं, मतलब हम हाइट पे खड़े हैं और हमारे को डर लग रहा है, तो उस टाइम ये हार्मोन जो है ऑटोमेटिकली ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। अब बात आती है कि ये हार्मोन काम क्या करता है। ये अलर्टनेस बढ़ा देता है, मतलब अगर हमारे अंदर ये हार्मोन है तो हम चौकन्ने हो जाते हैं,
प्यूपिलरी डायलेशन, जो हमारी आईज के अंदर प्यूपिल होता है ये उसको डायलेट कर देता है, मतलब कि फैला देता है। पाइलो इरेक्शन, जिसको आप रोंगटे खड़ा करना भी कहते हो, मतलब जो हमारे बाल है वो खड़े हो जाते हैं। स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है। जो हमारी हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। जो हमारी रेस्पिरेशन है, श्वसन दर है, वो भी बढ़ जाएगा। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जल्दी जल्दी होगा और जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर के अंदर स्टोर था वो भी फटाफट से टूटता जाएगा और हमारी बॉडी में ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज बनेगा और जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हमारी बॉडी में स्टोर हैं वो भी सारे टूटने शुरू हो जाएंगे। मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो भी चीजें आप एक डेंजर सिचुएशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आने लग जाते हैं। तो ये अपने बात की एड्रिनल मेडुला से कि एड्रिनल मेडुला से दो हॉर्मोन्स बने, एड्रिनलिन एंड नोर एड्रिनलिन। अब हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, मतलब 3 परतें होती हैं। इसमें जो परत सबसे अंदर की तरफ होती है उसे हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। जो परत बीच में पाई जाती है उसे बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा और जो सबसे बाहर परत होती है उसे बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे इंटरनल वाली है रेटिकुलरिस, बीच वाली है फेसिकुलेटा और जो सबसे बाहर वाली है दैट इज ग्लोमेरुलोसा। तो यहाँ पर ये तीनों लेयर्स मिलके जो हार्मोन बनाती हैं दैट इज द कॉर्टिकोइड्स, जिसके बारे में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में भी पढ़ा था कि जो आपका हार्मोन है ACTH वो इसको प्रमोट करता है। तो वही चीज हम डिटेल में करेंगे। तो ये कॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स बना सकते हैं। तो ये जो कॉर्टिकोइड्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स आपको पता है ग्लूकोज वर्ड हम कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। तो ये जो कॉर्टिकोइड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। इसका एग्जांपल है कोर्टिसोल। और जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स हैं वो हमारी बॉडी में वाटर और जो मिनरल है यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस हैं, उनके बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। अब ये दोनों हार्मोन्स क्या काम करते हैं उसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कोर्टिसोल के बारे में। कोर्टिसोल का काम होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना, बढ़ावा देना। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है नया यानी कि कुछ बनना, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट होना। तो जब किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कि यहाँ पे जिस चीज से ग्लूकोज बनाया जाएगा वो चीज कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी, किसी और चीज से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। इसके अलावा ये लाइपोलिसिस यानी कि लिपिड्स को तोड़ने में और प्रोटियोलिसिस प्रोटीन्स को भी तोड़ने में हेल्प करता है। ये हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है यानी कि जो हार्ट और उसके साथ जुड़े हुए ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है उसको मेंटेन करता है। जो किडनी है उसके फंक्शंस को मेंटेन करता है। ट्रांसप्लांटेशन के दौरान अगर मान लो किसी पेशेंट को की किडनी खराब हो जाती है तो उसे किसी और की किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कई बार क्या होता है, अगर आप किसी बाहर वाले पर्सन की किडनी किसी दूसरे पर्सन में डालते हो तो उसकी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस किडनी के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन या दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन से बचना है तो ये हार्मोन उसमें हेल्प करता है। मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जनरेट कर देगा, ऐसा रिएक्शन जो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन या दर्द को रोक देगा और हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देगा ताकि वो ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। इसके अलावा ये आरबीसी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। और जो दूसरा हार्मोन हमने पढ़ा था दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, ये हमारी किडनीज में सोडियम आयन और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और जो पोटेशियम और फॉस्फेट आयन है उनको एक्सक्रीट आउट कर देता है। कि मतलब जो सोडियम आयन और वाटर है वो तो हमारे शरीर में बनी रहे, उनका हमारे शरीर से लॉस ना हो, लेकिन जो पोटेशियम और फॉस्फेट आयन है उन्हें वो हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करके रखता है। जो बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम है वो मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। स्टेरॉइड्स रिलीज करता है जिसकी वजह से एक्सियल हेयर यानी कि नेक रीजन के ऊपर हेयर्स में हेल्प मिलती है। जो हेड के आसपास का एरिया होता है, प्यूबिक हेयर यानी कि जो हमारा पेल्विक रीजन है जहां हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहां हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। फेस के हेयर्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब जब एक बच्चा
पुबर्टी में एंटर करता है, जो भी उसके शरीर में हेयर की ग्रोथ हो रही है वो एल्डोस्टेरोन की वजह से है। अब अगर ये हार्मोन अंडर प्रोड्यूस होता है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में बनता है, तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और जो पर्सन है उसको एनर्जी नहीं मिलती, तो इसलिए उसके अंदर कमजोरी और थकावट जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसमें भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन जब आप इसको वहां पढ़ते हो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैंक्रियाज है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, वहां पे वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता। तो ये जो पैंक्रियाज है इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्योंकि जो सबसे पहले लैंगरहैंस थे उन्होंने इन सेल्स की खोज की थी, आइडेंटिफाई किया था। अब ये जो सेल्स है 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं अल्फा सेल्स और एक होते हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल से जो हार्मोन बनता है दैट इज ग्लूकागोन और बीटा सेल से जो हार्मोन बनता है दैट इज इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करता है, अगर किसी पर्सन को कि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो वो उसको इंक्रीज कर देता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जिसकी वजह से ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी, मतलब कि ग्लाइकोजन जो स्टोर है लीवर के अंदर वो टूटने लग जाएगा और टूट के ग्लूकोज बना देगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, जिसको आप ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कह सकते हैं। और वो ग्लूकोज को सेल्स के द्वारा नहीं लेने देगा, तो जितना भी ग्लूकोज है वो ऑटोमेटिकली ब्लड में आ जाएगा। तो उसका मतलब काम है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना। इंसुलिन में ऑपोजिट हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया कर देता है। ये क्या करता है, हमारे जो लीवर सेल्स है, हिपैटोसाइट्स है और जो एडिपोसाइट्स मतलब जिन सेल्स में फैट स्टोर है उनके ऊपर काम करता है। और साथ ही साथ ये ग्लूकोज का सेल्यूलर अपटेक बढ़ा देता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ब्लड की बजाय सेल्स में जमा हो जाए और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है, जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं, एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। तो जब इस तरीके से कोई दो हार्मोन्स एक दूसरे से ऑपोजिट काम करते हैं तो उन्हें हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स भी कह सकते हैं। अब कई लोगों में आपने सुना होगा शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन लोगों में इंसुलिन प्राकृतिक रूप से बनना बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है, जो पर्सन है उसके अंदर इतना ज्यादा ग्लूकोज बनता है कि वो उसके यूरिन में भी दिखने लग जाता है और इसके अलावा उसके अंदर कीटोन बॉडीज बनने लग जाती हैं। तो इनको चेक करके यूरिन टेस्ट वगैरह करा के ये पता लगाया जा सकता है कि इस पेशेंट को जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक डायबिटीज होता है जो एडीएच की कमी से होता है और एक डायबिटीज होता है जो इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होने वाले डायबिटीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस और एडीएच यानी कि वासोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होने वाले को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस क्या करता है, इसकी वजह से यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लॉस होगा और हार्मफुल कंपाउंड्स बनेंगे, कीटोन बॉडीज, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, हमारी किडनीज की जो पावर है पानी को कंजर्व करके रखने की वो खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, मतलब कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटस में जो पेशेंट है उसके यूरिन का कलर येलो, पेल येलो या क्लाउडी, मतलब थोड़ा बादली सा होता है, व्हाइट सा होता है, जैसे क्लाउड्स होते हैं। पेशेंट का यूरिन इंसिपिडस में क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहता है, बिल्कुल पानी जैसा लगता है। तो यूरिन टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पेशेंट है वो कौन से डायबिटीज से ग्रस्त है। तो बाकी के जो 2 ग्लैंड्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।